हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज वाईके रस्तोगी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले चैप्टर से, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तरल पदार्थों के गुण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तरल पदार्थों के गुण। और तरल पदार्थों के गुण में हम लोग जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है डेंसिटी और मास डेंसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी और मास डेंसिटी। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको डेंसिटी ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो नाम है वो है मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व। हिंदी में कहते हैं इसको घनत्व या द्रव्यमान घनत्व, और इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, रो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैसे डिफाइन करते हैं डेंसिटी या मास डेंसिटी को, किस तरीके से डिफाइन किया गया है? सो डेंसिटी और मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। सो दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ओके, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहता हूं, सो रो इज इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। और जो डिफिनीशन लिखी गई है वो डिफिनीशन किस तरह से लिखी गई है? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला से डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब ले लेता हूं, तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी? मास के बराबर। और यही डिफिनीशन में लिखा गया है कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड के यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही उसकी क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। ओके, सो डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, या हिंदी में अगर हम इसको बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान। घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान, इसे हम लोग बोलते हैं घनत्व। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी यूनिट्स क्या होंगी। ठीक है, तो यूनिट्स के लिए आपको पता है ना, तीन सिस्टम होते हैं हमारे पास में। पहला है MKS, दूसरा है SI और तीसरा है CGS। ठीक है, तो MKS और SI इन दोनों ही यूनिट सिस्टम्स में डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होगी? देखिए, अगर मुझे डेंसिटी की यूनिट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो मैं यहां पे लिख लेता हूं, जनरल फॉर्मूला है यूनिट ऑफ डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान की इकाई अपॉन आयतन की इकाई। तो MKS हो या SI हो, दोनों में जो यूनिट ऑफ मास हम लोग लेते हैं वो लेते हैं किलोग्राम, और यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है वो हम लेंथ की यूनिट का पावर 3 लेते हैं, या लेंथ की यूनिट का क्यूब। तो लेंथ की यूनिट क्या लेते हैं SI या MKS में? वो हम लेते हैं मीटर। सो दिस विल बी kg पर मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? नाउ यदि हम CGS में बात करते हैं तो CGS में यूनिट ऑफ मास होती है ग्राम, और लेंथ की यूनिट CGS सिस्टम में हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर। सो दिस कम्स सेंटीमीटर क्यूब। सो यूनिट्स के बारे में अगर बात करता हूं तो MKS और SI में यूनिट्स होती हैं kg पर मीटर क्यूब, और CGS में यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि डेंसिटी जो है, फ्लूइड्स की डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्लूइड दो होते हैं, एक होता है लिक्विड और दूसरा गैस। तो हम लोग देखेंगे कि लिक्विड और गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो किस तरह से वेरी करती है, उसमें किस तरह से वेरिएशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिक्विड्स के बारे में देखेंगे। तो लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है उसे हम लोग जनरली कॉन्स्टेंटली लेते हैं। सो इट इज टेकन एज कांस्टेंट। मैं जनरली वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, जनरली वर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम सामान्यतः ऐसा ही करते हैं, हम लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है उसको कांस्टेंट ही लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप टेम्परेचर और प्रेशर को वैरी करके लिक्विड्स की डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो चेंजेज होते हैं वो इतने माइन्यूट चेंजेज होते हैं
कि उन्हें हम गैसेस में होने वाले कंपैरिजन, गैसेज में होने वाले चेंजेस के कंपैरिजन में हम उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गैसेज में आप देखते हैं कि डेंसिटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप टेम्परेचर और प्रेशर जब चेंज करते हैं तो उससे गैसेज की जो डेंसिटी होती है वो ग्रेटली अफेक्ट करती है ना। लेकिन लिक्विड्स के केस में वो बहुत ही माइन्यूटली अफेक्ट करती है, इसलिए लिक्विड्स की हम डेंसिटी को कांस्टेंट ले लेते हैं, जबकि गैसेज की जो डेंसिटी होती है, ये देखते हैं गैसेज की डेंसिटी के बारे में। तो गैसेज की जो डेंसिटी होगी, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो यदि आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में क्या होगा, कमी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसी भी सब्सटेंस पर तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और उसमें आपकी गैस भरी हुई है। आप जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो आप यहां से देखिए, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, अगर जो है वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो मास तो आपका कैसा है, मास आपका कांस्टेंट है, तो डेंसिटी क्या करेगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। सो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो यहां से हमें पता चलता है कि डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के साथ में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में है, सीधे समानुपात में है। ठीक है, यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, यदि आप प्रेशर कम करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं टेम्परेचर की। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूं, आप क्या करिए, आप अगर टेम्परेचर कम करिए, जैसे पानी ले लीजिए, लिक्विड वाटर ले लीजिए, तो लिक्विड वाटर का टेम्परेचर अगर आप धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे, ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे तो वहां पे आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड का डेंसिटी हमेशा लिक्विड से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसी तरह से जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी ऑफ गैसेज, बट इन केस ऑफ लिक्विड्स इट इज टेकन एज कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब मैं बात करूंगा, यहां पे मैं आपको बताऊंगा डेंसिटी के बारे में, वाटर की डेंसिटी के बारे में बताऊंगा। तो एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ यहां पे बना रहा हूं। दिस इज टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, दिस इज टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक टेम्परेचर सेलेक्ट किया हुआ है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पता होगा कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें क्या मिलने वाला है, आइस मिलने वाली है। ठीक है, अगर मैं वाटर के लिए ले रहा हूं और ऐसा सब कुछ मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले रहा हूं, मतलब जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब हम खुले वातावरण में ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मुझे मिला है वो है बर्फ। ठीक है, आइस, तो उसका अपना सर्टेन वॉल्यूम होगा। तो लेट सपोज कि उसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे है, दिस इज अ पॉइंट 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे। जब हम इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज। आइस को हीट करेंगे -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम यहां से हो जाएगा 1 से 2 पॉइंट, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा V1 से V2 पे। ठीक है, अब जब हम फर्दर हीट देंगे इसे, जब हम फर्दर इसे हीट देंगे तो आप देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस भी होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी अवेलेबल होता है। दैट मीन्स कि अब जो है आइस क्या करेगा, आइस जो है वो मेल्ट करेगा और क्या बनाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाएगा, लिक्विड वाटर बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा। वाटर ही एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें ये फिनोमिना होता है। ठीक है, तो ये जो फेज चेंज होगा, इस फेज चेंज होने के दौरान वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए दिस इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जब इसको 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब हम इसको हीटअप करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटअप करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो और कम करेगा, ठीक है। तो फाइनली जो है ये देखिए ये इसका वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, तो दिस इज द वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसे फर्दर हीट करिए, तो मान लीजिए मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करता हूं, तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और एक बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा तो आप इसे अगर फर्दर हीट दोगे तो अब फिर से एक बार फेज चेंज होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर का इवेपोरेशन टेम्परेचर होता है ना। वाटर जो है वो वेपराइज करेगा, तो यहां पर फिर से वेपराइज करेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। फेज चेंज और टेम्परेचर चेंज ये दोनों फिनोमिना एक साथ कभी नहीं होते हैं। अगर फेज चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उस दौरान फेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फेज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ मैं जो यहाँ पे बात करने वाला था वो मेरे लिए जो इंटरेस्ट की बात है वो ये पॉइंट है, दैट इज द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख रहे हो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लिक्विड वाटर है उसका वॉल्यूम मिनिमम आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। तो देखिए अगर वॉल्यूम किसी पॉइंट पर मिनिमम है तो उस पॉइंट पर डेंसिटी क्या होगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, वॉल्यूम को मैं मिनिमम कर दूंगा, तो आप जानते हैं कि मास क्या है, मास तो आपका कांस्टेंट है, और अगर मैंने वॉल्यूम मिनिमम लिया हुआ है तो दैट मीन्स डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। डेंसिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ वाटर मिनिमम होगा और डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम। और ये डेंसिटी कितनी होगी, सो मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वाटर की मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर। तो ध्यान रखेंगे हम लोग हमेशा जब भी हमें वाटर की डेंसिटी लेने के लिए बोला जाता है तो हम लोग कितनी डेंसिटी लेते हैं, तो हम लोग डेंसिटी एज्यूम करते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये 1000 हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें जो वाटर दिया गया है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो हम वहां पर मैक्सिमम जो है वो डेंसिटी ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं नहीं यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी में भी चेंज होगा, लेकिन ये जो चेंज होता है वो गैसेस के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए हम लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है उसे जनरली क्या कर देते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। इसलिए हम किसी भी टेम्परेचर पर हम वाटर की जो डेंसिटी है उसे 1000 ही पुट कर देते हैं, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरा डिस्कस किया, डेंसिटी या मास डेंसिटी, उसके बारे में बताया, डेफिनेशन के बारे में बताया, मैंने मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में आपको बताया, मैंने बताया कि डेफिनेशन आपको किस तरह से मिलेगा। अगर हम वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब रख देंगे तो डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास, और यही डेफिनेशन है कि डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। उसके बाद में फिर हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया, फिर मैंने टेम्परेचर और प्रेशर पे डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में डिस्कस किया, और एक इंपॉर्टेंट मैंने चार्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम चार्ट। और यहां से मैंने आपको बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा और वाटर की जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होगी उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में आपको ओके तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है द सेकेंड प्रॉपर्टी इज that is the weight density, या फिर हम इसको रिलेटिव स्पेसिफिक वेट भी कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भार घनत्व या विशिष्ट भार,
विशिष्ट भार। और हम लोग इसको जो है डिनोट करेंगे W से, स्मॉल w से, या ओमेगा भी बोल सकते हैं, ओमेगा से या स्मॉल w से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हाट इज वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट क्या होता है? तो जैसे मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, सिमिलरली इन द सेम फैशन वेट डेंसिटी इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, हिंदी में यदि आप इसे बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रति इकाई आयतन के भार को, प्रति इकाई आयतन के भार को तरल का भार घनत्व या विशिष्ट भार कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं इसमें, है ना, क्योंकि वेट को मैं लिख सकता हूं मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा m इंटू जी अपान वी। m अपान वी को हम एक साथ लिख लेते हैं इंटू जी, तो ये आपका आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। सो ये आपका आ जाएगा रो जी। तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, एक तो ये फॉर्मूला है वेट पर यूनिट वॉल्यूम का, और एक ये फॉर्मूला है इस डेंसिटी, मास डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे MKS, SI और CGS मैं तीनों लिख लेता हूँ। यहाँ पे 3 यूनिट सिस्टम्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, MKS में वेट का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम फोर्स। ठीक है, और वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर क्यूब। सो दिस इज किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब। SI में वेट की यूनिट होती है न्यूटन और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। सो दिस विल बी न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, CGS की बात करते हैं तो CGS में वेट को डायन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज डायन, और वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर। सो दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो तीनों यूनिट्स हैं यहाँ पे, है ना। MKS में किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड डायन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 3 यूनिट्स हैं 3 यूनिट सिस्टम्स में। अब एक बार बात कर लेते हैं किलोग्राम फोर्स और डायन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। तो 1 किलोग्राम फोर्स किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम फोर्स किसे कहा जाता है? तो देखिए वेट क्या होता है, वेट इज एक्चुअली द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाया गया वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जो हमारा भार है वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअल में पृथ्वी जो अर्थ है जिसमें ग्रेविटेशन का इफेक्ट आता है, ठीक है, वो हमारे ऊपर इतना फोर्स लगा रही है हमें खींचने के लिए, कहां? अपने सेंटर की ओर। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 किलोग्राम फोर्स क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की जो वस्तु होगी, 1 किलोग्राम मास की जो वस्तु होगी, बॉडी होगी, उसको पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे कहते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज एक्चुअल द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ on a body of mass 1 kilogram towards its center, to pull it towards its center। ठीक है, तो अगर मैं इस फोर्स के बारे में बात करूंगा तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी। m कितना है 1 और g का वैल्यू 9.81। सो दिस विल बी 9.81 न्यूटन। सो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन। इज इट क्लियर? नो डायन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए 1 डायन को मैं ले लेता हूं, डायन। ठीक है, तो अब ये कितना होगा, तो 1 डायन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास को हम लोग किस में लेते हैं, CGS में ग्राम में, और एक्सीलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होंगे पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपको आ जाएगा 10⁻⁵ kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। सो दिस विल बी 10⁻⁵ न्यूटन। सो 1 डायन इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ न्यूटन, या फिर आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन। ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ी जो इकाई है वो कौन सी है, तो आप देखिए 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। इसका मतलब है कि न्यूटन जो है वो डायन से क्या है, बड़ा है। लेकिन 1 किलोग्राम फोर्स पे 9.81 न्यूटन होते हैं। इसका मतलब है कि किलोग्राम फोर्स जो है वो न्यूटन से बड़ा है। तो अगर मैं यूनिट्स के बारे में बात करूं कि कौन सी यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है, फोर्स की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो किलोग्राम फोर्स जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है, उसके बाद में न्यूटन और उसके बाद में डायन। ठीक है, क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कन्वर्जन के बारे में बताया, क्योंकि एग्जाम्स में यदि आपको डायन में दिया हुआ है तो हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन, न्यूटन में दिया गया है आप डायन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, या फिर किलोग्राम फोर्स दिया हुआ है तो आप उसको न्यूटन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा और देख लेते हैं कि वाटर के लिए जो भार घनत्व है, वेट डेंसिटी है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओमेगा ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी रो 1000 एंड जी का वैल्यू 9.81, सो दिस वैल्यू कम्स 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो ओमेगा फॉर वाटर, सो दैट इज इक्वल्स टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो ये आप याद रख सकते हैं, नहीं याद है आपके पास फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, W इज इक्वल्स टू रो जी, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कई बार आगे के टॉपिक्स में इसका यूज होगा तो आपको उसको याद रखना है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, हिंदी में हम इसे कहते हैं विशिष्ट आयतन, विशिष्ट आयतन। ठीक है, और इस सिंबल से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक वी लिख के उसको कट कर दिया, या आप कहिए उल्टा ए लिख दिया। ठीक है, स्मॉल वी लिख सकते हैं, आप चाहें तो स्मॉल वी भी लिखा जा सकता है, स्मॉल वी भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, सो दिस इज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, सो दिस इज द वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, यदि आपको डिफिनीशन चाहिए होगी, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म से, तो यदि मैंने m को 1 kg कर दिया, ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। किसी भी तरल पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वही उसका विशिष्ट आयतन होता है, वही इसका विशिष्ट आयतन होता है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं इस वाले उस फॉर्मूले पर, तो आप देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, वॉल्यूम को मैं नीचे ले जाता हूं, तो यह आ जाएगा 1/m/v, और m/v एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग आज पहले पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज द डेंसिटी। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी और सिंपली डेंसिटी। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इज इट क्लियर नाउ? अब हम बात करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो दोनों ही फ्लूइड्स पर एप्लीकेबल है, लिक्विड्स पर भी एप्लीकेबल है और गैसेस पर भी एप्लीकेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस प्रॉपर्टी इज लिमिटेड टू गैसेस ओनली। ये प्रॉपर्टी हम सिर्फ गैसेस के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लिक्विड्स के लिए अगर आप यूज करना चाहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि लिक्विड्स के लिए आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है,
बहुत ही कम होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सा रूम है, ठीक है, मान लीजिए इसका कुछ वॉल्यूम होगा, सर्टेन वॉल्यूम होगा। आप इसमें 1 kg गैस ला के रखोगे, मान लीजिए क्लोज्ड कंटेनर है ना, आप इसमें 1 kg किसी भी चीज का गैस ला के रखोगे तो वो पूरा वॉल्यूम क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड यू विल गेट कि आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप 10 kg, 1 kg की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप 10 kg वाटर ले आइए और इसको इस रूम में डाल दीजिए, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, है ना, वॉल्यूम कितना होगा, वो तो मुझे लग रहा है कि ये पानी पूरे सरफेस पे, पूरा जो फ्लोर है उस पर भी नहीं आ पाएगा। लेकिन सपोज कर लीजिए कि पूरे फ्लोर पे वो फैल जाता है और 1 mm तक होता है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बहुत कम आएगा। और वॉल्यूम कम आने के बाद में आप उसको मास से क्या कर दे रहे हो, डिवाइड कर दे रहे हो। तो जब आप मास से डिवाइड कर दोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। तो यहां पे जब भी मैं इस तरीके की बात करता हूं कि ये प्रॉपर्टी हमारी गैसेज के लिए है, लिक्विड्स के लिए नहीं है, या लिक्विड्स के लिए है, गैसेज के लिए नहीं है, तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि गैसेज के कंपैरिजन में लिक्विड्स की जो वैल्यू होती है वो कम होगी, या फिर लिक्विड्स के कंपैरिजन में गैसेज की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। तो सिंपल ये है कि यहाँ पे जो लिक्विड्स का लिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का वैल्यू आता है वो बहुत ही कम आता है, बहुत छोटा आता है, ठीक है। गैसेज के लिए ये कंसीडरेबल होता है, ठीक है। तो गैसेज के कंपैरिजन में हम इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा और वो नोट पॉइंट ये होगा, दिस प्रॉपर्टी is limited to gases only, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है वो गैसेस के लिए होती है, या फिर आप कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉमनली अप्लाइड टू गैसेज। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो गैसेस के ऊपर ही अप्लाई होती है, ठीक है। यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो यूनिट सिंपल है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। MKS और SI यूनिट सिस्टम, इन दोनों में इसकी जो यूनिट होगी वो होगा मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। और CGS यूनिट सिस्टम में इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। एक नोट पॉइंट आपका ये हो सकता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी और सिंपली डेंसिटी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉमनली अप्लाइड टू गैसेस ओनली, आर लिमिटेड टू गैसेस ओनली, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेसिफिक वॉल्यूम। लेकिन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो बहुत ही, हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। इसको उससे स्टार्ट करिए, अब हम बात करेंगे चौथी प्रॉपर्टी, यहाँ बात करेंगे। तो नहीं, तो हम लिख चुके हैं ना हेडिंग, क्या होगा अब हम लोग इसकी बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी की। कैपिटल एस से मैं इसे डिनोट करूंगा, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्ष घनत्व। क्या होती है प्रॉपर्टी? सो दैट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ, एस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी और weight density of given fluid की जगह पे आप लिक्विड ले सकते हैं, गैसेस ले सकते हैं, अपॉन डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो अगर आप ऊपर लिक्विड ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वाटर, और अगर आप गैसेस ले रहे हैं तो उस केस में यहां पे आ जाएगा एयर, ठीक है। तो अगर मैं लिक्विड्स के लिए इसको लिखूंगा तो लिक्विड्स के लिए मैं लिखूंगा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। रो भी लिख सकते हैं, रो एल भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा रो इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, इनटू एस, ठीक है। लिक्विड भी लिखना चाहे तो लिखिए। सो दिस विल बी 1000 इंटू एस, ठीक है। तो ये यहां से ये एक फॉर्मूला आपको ये मिलता है, और एक इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम गैसेस के लिए लेंगे तो एस गैस दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रखिए। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला जो है वो आपके काम का है, ठीक है।
एस के बारे में बात करें, सो दिस इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, या तो ये डेंसिटी और डेंसिटी का रेशियो है या फिर वेट डेंसिटी और वेट डेंसिटी का रेशियो है। ठीक है, तो दो सिमिलर क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है वो यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनलेस भी होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर हम यहां से डेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर SW, so that will be equals to density of water upon density of water, so this will come 1, so specific gravity of water is 1। ठीक है, तो ध्यान देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वाटर की होती है वो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, अब ये एक रेफरेंस बन जाता है, वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो एक रेफरेंस की तरह काम करती है। ठीक है, किस तरह से रेफरेंस की तरह काम करती है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगा और कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होगा। तो जिन सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होता है ऐसे सब्सटेंस वाटर से हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों को एक ही मीडियम में रखते हैं, एक ही कंटेनर में रखेंगे, तो जो हल्का वाला लिक्विड होगा वो ऊपर होगा और भारी वाला जो लिक्विड होगा वो नीचे होगा। दैट मीन्स कि ऑयल, जनरली ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.7 या 0.8 होती है, तो वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1 होता है और ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होता है। तो इसलिए जब हम ऑयल और वाटर को एक कंटेनर में रखते हैं तो ऑयल ऊपर रहता है और वाटर नीचे हो जाता है। इसी तरीके से मरकरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6। दैट मीन्स कि मरकरी जो होता है वो वाटर से भारी होता है, वाटर से भारी होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, जो भी सब्सटेंस जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगा वो वाटर से हल्के होंगे और जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होगा वो वाटर से भारी लिक्विड्स होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो 4 प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने मास डेंसिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में फिर हम लोगों ने वेट डेंसिटी के बारे में पढ़ा, फिर मैंने स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में आपको बताया और नेक्स्ट जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताया है। ठीक है, तो चारों जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर किया है ना, और मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वाला मेरा वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं वहां पर एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा जो फ्लूइड की, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो जो फ्लूइड की डिफिनीशन वहां से डराइव होगी। ठीक है, फ्लूइड की एक डिफिनीशन मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी दी थी, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।